नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री टॉपिक पर। और पिछली क्लास के अंदर हमने जो इंदिरा गांधी हैं उनका जो कार्यकाल था उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की बातें हैं वो की हैं। कुछ बातें उसमें और हम आगे करते हैं। तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। कार्यकाल था इनका 1966 से 77, और ये हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री। देखिए, इंदिरा गांधी वो देश की प्रथम प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। ये हम बातें कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इंदिरा गांधी के समय एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था, और वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसे लघु या मिनी संविधान भी कहा जाता है। अब इसे लघु या मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिएगा, इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे नए प्रावधान हमारे संविधान में शामिल किए गए और बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया, इसलिए इसे लघु या मिनी संविधान कहा जाता है। अब देखिएगा, इसे सबसे ज़्यादा विवादित संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा परिवर्तन करना, इतनी सारी नई बातें शामिल करना ठीक नहीं, इसलिए इसे आपके सबसे ज़्यादा विवादित संशोधन भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं इस संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधानों की, जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रावधान देखिएगा, इसका पहला प्रावधान ये है कि हमारे जो लोकसभा व विधान सभाएं जो हैं, इनका जो कार्यकाल है वो आपके 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। 5 वर्ष से बढ़ाकर कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। तो जनरली लोकसभा विधानसभाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन उसे बढ़ा दिया गया 1 वर्ष के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट प्रावधान देखिएगा, नंबर 2। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि मंत्री परिषद जो है, इसका परामर्श मानने के लिए राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया? बाध्य कर दिया गया। देखिएगा, हमने मंत्री परिषद में भी इसकी चर्चा की थी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मंत्री परिषद के परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने नए शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। अब वो 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए वो देखिएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, व अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अब समाजवाद जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का अवसर मिले। ये तो समाजवाद से मतलब है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? पंथ से तात्पर्य हमारे धर्म से लिया जाता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार किसी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कार्य नहीं करेगी, सरकार सभी धर्मों को समान आश्रय प्रदान करेगी, व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। अखंडता का मतलब है कि भारत एक अखंड राष्ट्र है, इसके और खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो प्रस्तावना में हमारे आज तक 1 बार संशोधन हुआ, इसका भी ध्यान रखिएगा। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व अखंडता। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्रावधान की। तो देखिएगा, चौथा प्रावधान देखिएगा 42वें संविधान संशोधन का, कि हमारे न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया।
किसको अपनाया गया? न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाया गया। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है? हमारे संसद, आपके विधानमंडल के द्वारा निर्मित जो कानून हैं या जो आपके राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा पारित अध्यादेश हैं, इनका आपके न्यायालय के द्वारा अवलोकन करना ही क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से इसके बारे में बातें करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, 5वां प्रावधान देखिएगा कि हमारे जो मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य आप कह सकते हैं, ये मूल कर्तव्य हैं, ये हमारे संविधान में शामिल किए गए। अब देखिए, मूल जो संविधान है उसमें कोई मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 मूल कर्तव्य हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रावधान की हम बात करते हैं कि राज्य सूची के 5 विषय, कितने विषय? 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए। राज्य सूची के 5 विषय जो हैं वो किस में शामिल किए गए? समवर्ती सूची में शामिल किए गए। इस प्रकार आपके समवर्ती सूची में 5 विषय बढ़ गए और राज्य सूची में 5 विषय घट गए। अब देखिएगा, राज्य सूची में वर्तमान में जो विषय हैं वो हैं 61 और समवर्ती सूची में जो हैं वो हैं 52 और संघ सूची में जो विषय हैं वो 100 विषय हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7, हमारे जो गणपूर्ति या इसे हम कह सकते हैं कोरम, इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। विशेष रूप से लोकसभा की हम बात करें, उसकी बैठक आयोजित करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होता है। इसी को बोलते हैं कोरम। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 और इसके प्रमुख प्रावधान। तो इंदिरा गांधी का जो पहला कार्यकाल है, पहली पारी है राजनीतिक, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब हम नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो हैं उनके बारे में बातें करते हैं। अब हमारे देश के चौथे जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं, इनका कार्यकाल देखिएगा 1977 से 1979 तक इनका कार्यकाल है। अब बात करते हैं इनके समय की प्रमुख घटनाओं की और कुछ विशेष जो बातें उनकी। तो देखिएगा, ये देश के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम है। ये देश के क्या है? प्रथम गैर कांग्रेस पीएम। ये देश के कौन से पीएम है? चौथे पीएम है। इससे पहले 3 जो पीएम बने वो कौन सी पार्टी से बने? कांग्रेस पार्टी से बने हैं। अब देखिएगा, मोरारजी देसाई हैं, वो भी पहले कांग्रेसी पार्टी में थे, लेकिन 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और मोरारजी देसाई कांग्रेस से अलग हो गए, इसलिए क्या बने? देश के प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम बने। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मोरारजी देसाई जो हैं वो सर्वाधिक आयु में बनने वाले पीएम, सर्वाधिक आयु में बनने वाले क्या हैं? पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री। लगभग 82 वर्ष की आयु में ये क्या बने थे? पीएम बने थे। जो हर प्रकार से रिटायरमेंट का समय हो जाता है उस समय देश के क्या बने? पीएम बने थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एकमात्र ऐसे पीएम हैं, एकमात्र पीएम जिनका जन्म दिवस, क्या? जन्म दिवस, और वो कितने वर्ष में आता है? 4 वर्ष में आता है। और 4 वर्ष में आता है, इसका मतलब क्या हुआ?
इनका जन्म दिवस 29 फरवरी को आता है। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ऐसा एकमात्र पीएम कौन सा है जिनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है या 29 फरवरी को आता है, वो कौन है? मोरारजी देसाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एकमात्र ऐसे पीएम हैं मोरारजी देसाई आपके जिन्हें भारत व पाकिस्तान दोनों देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त थे। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान। हालांकि ये बात भी आप ध्यान रखें कि पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाकिस्तान, उसको लेने से इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ये पाकिस्तान नहीं गए थे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि मोरारजी देसाई जो हैं इनके समय 1977 में भारत रत्न व पद्म पुरस्कारों का वितरण बंद कर दिया गया। भारत रत्न व पद्म पुरस्कार जो हैं इनका वितरण क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। देखिएगा, भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में, और 1954 में एक साथ 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन 1977 में आपके इनकी सरकार के समय इनका वितरण क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अनुच्छेद 18 जो है जिसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है, उसका उल्लंघन मानते हुए इनका वितरण बंद किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मोरारजी देसाई के समय की। तो देखिएगा, मोरारजी देसाई जो हैं वो ऐसे पीएम हैं जो पीएम बनने से पहले बम्बई जो प्रांत है, कौन सा प्रांत है? बम्बई प्रांत है, इसके अंदर क्या रहे? सीएम रहे थे। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश का ऐसा प्रथम प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य में या प्रांत में सीएम रहा, वो कौन? मोरारजी देसाई। और कौन से प्रांत में रहे? बम्बई प्रांत में रहे थे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि मोरारजी देसाई पीएम बनने से पहले देश के क्या रह चुके थे? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। क्या रह चुके थे? उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि देश का ऐसा प्रथम पीएम जो पीएम बनने से पहले उप प्रधानमंत्री पद पर कार्य कर चुका था, वो कौन था? मोरारजी देसाई। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि मोरारजी देसाई जो है इन्होंने असली गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। कौन सी नीति को अपनाया? असली गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। देखिएगा, गुट निरपेक्षता की नीति के जनक पूछें तो वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन वो बेलग्रेड में 1961 में आयोजित किया गया था। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा झुकाव सोवियत संघ की ओर रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें असली गुट निरपेक्षता की नीति अपनानी चाहिए। इसके बाद ही हमारे सोवियत संघ के साथ संबंध है वो थोड़े आपके उस प्रकार के नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि 1978 में इन्हीं के समय ओबीसी को आरक्षण देने के लिए, किसको आरक्षण देने के लिए? अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण देने, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको आरक्षण देने के लिए आपके बीपी मंडल का गठन किया गया, या आप कह सकते हैं बीपी आयोग का गठन किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग का गठन किया गया। किसको आरक्षण देने के लिए? ओबीसी को आरक्षण देने के लिए। किस प्रधानमंत्री के समय यह आयोग गठित किया गया है? मोरारजी देसाई के समय। देखिएगा, हमारे देश में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए आज तक 2 आयोग गठित किए गए हैं। पहला आयोग जो गठित किया गया था वो किया गया था काका कालेलकर आयोग। कौन सा आयोग? काका कालेलकर आयोग। ये काका कालेलकर आयोग है, ये 1953 में गठित किया गया था। कब गठित किया गया? 1953 में, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय।
लेकिन ध्यान मेरे अभी तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। आयोग जरूर गठित हुए लेकिन आरक्षण प्रदान नहीं किया गया। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं के समय की महत्वपूर्ण घटना। एकमात्र हमारे देश के पीएम जिन्होंने अपने कार्यकाल में अपने कार्यकाल में एक साथ दो व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? दो व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। किस पर नियुक्त किया? उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अब वो दो व्यक्ति कौन थे जिनको इन्होंने अपने कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया? नंबर 1 चौधरी चरण सिंह, जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने। ये आपके वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे। और नंबर 2 जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम है। जगजीवन राम, ये जो जगजीवन राम है इनका भारत में मंत्री के रूप में आज तक क्या है? सर्वाधिक कार्यकाल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मोरारजी देसाई हैं इनके समय की और कौन कौन सी घटनाएं हैं। तो देखिएगा, मोरारजी देसाई जो हैं इनके समय क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो हैं वो क्या कहती हैं कि मोरारजी देसाई से बेटर प्रधानमंत्री जो देश के लिए साबित हो सकते हैं वो कौन हो सकते हैं? चौधरी चरण सिंह हो सकते हैं। इसलिए ये एक हवा बनती है और चौधरी चरण सिंह को भी लगता है कि हाँ मैं इनसे बेटर प्रधानमंत्री हो सकता हूँ, और ये सभी को ही लगता है। तो इसलिए आपके वो मोरारजी देसाई सरकार का साथ छोड़े देते हैं। इसके बाद इनके खिलाफ क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव आता है। क्या आता है? अविश्वास प्रस्ताव। अब इनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा लाया जाता है? लाने वाले व्यक्ति का नाम है YV चौहान। ये इनके खिलाफ क्या लेकर आते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं और मोरारजी देसाई की सरकार गिरे जाती है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला पहला जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? मोरारजी देसाई हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था, इसलिए इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अब देखिएगा, मोरारजी देसाई जो हैं इनके समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था, और वो कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन 1978। ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन की जो बातें थी उन्हीं में ज्यादातर क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था। अब इसके प्रमुख जो प्रावधान है वो हम देखते हैं। तो पहला प्रावधान देखिएगा कि लोकसभा व विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। यहां पर वापिस कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया। दूसरा प्रावधान देखिएगा, दूसरा प्रावधान यह किया गया कि जो गणपूर्ति या हम बोल सकते हैं कोरम, इसको पुनः बहाल कर दिया गया। वहां पे इसे समाप्त किया गया था, यहां पे इसे पुनः बहाल कर दिया गया। तीसरा प्रावधान देखिएगा कि मंत्री परिषद का जो परामर्श है, मंत्री परिषद का जो परामर्श है, इसको राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। यह प्रावधान किया गया। देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान था कि मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा, अर्थात उसे यह परामर्श मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्या प्रावधान किया गया? एक बार राष्ट्रपति इस परामर्श को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है,
लेकिन पुनर्विचार के बाद जब दोबारा से आपके राष्ट्रपति के पास ये परामर्श आता है तो राष्ट्रपति को इस परामर्श को मानना ही पड़ेगा। बस थोड़ा सा ये परिवर्तन है कि पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है। नेक्स्ट प्रावधान देखिएगा, चौथा प्रावधान देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है कि हमारे अनुच्छेद 352 जो है उसके संदर्भ में यहाँ पर आपके कुछ प्रावधान किए गए। क्या प्रावधान किए गए? एक तो आंतरिक अशांति जो है, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द को आपके अनुच्छेद 352 से हटा दिया गया और इसके स्थान पर आपके एक शब्द जोड़ा गया और वो शब्द जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह है। क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं बनती है, इसलिए आपके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया कि देश में अब आंतरिक अशांति के नाम पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसके नाम पर किया जा सकता है? सशस्त्र विद्रोह, यानी शस्त्रों सहित विद्रोह होने पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 के संदर्भ में एक परिवर्तन और किया गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा मंत्रिमंडल जो है उसकी लिखित सिफारिश के आधार पर ही करेगा। ये प्रावधान भी किया गया। और ये जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका भारतीय संविधान में एक ही बार प्रयोग किया गया है और वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रावधान की हम बात करते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है कि हमारे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में परिवर्तन किया गया। हमारे मूल अधिकारों में देखिएगा अनुच्छेद 31, अनुच्छेद जो 31 है इसमें क्या प्रावधान कर रखा था? संपत्ति का मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान है? संपत्ति की मूल अधिकार का प्रावधान। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, या हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों से संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल करते हुए एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसमें शामिल किया गया इसे अनुच्छेद 300 क में, और क्या बनाया गया? एक कानूनी अधिकार बनाया गया। तो वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो एक मूल अधिकार नहीं है, वो क्या है? एक कानूनी अधिकार है। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में हम बात करते हैं थोड़ी सी कि हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है मूल अधिकारों में, अनुच्छेद 19(1) या च, उसके अंदर हमारे संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा उसको भी मूल अधिकारों से हटा दिया गया। तो अब वहां पर भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। तो ये थे हमारे मोरारजी देसाई के बारे में प्रमुख बातें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप कंटिन्यूस आप ये वीडियो हैं इन्हें देखते रहें। जय हिंद, जय माइंड।